हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिंकेज, सहलग्नता। आपको पता है कि मेंडल को, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, मेंडल ने जीन्स के लिए 3 लॉज प्रतिपादित किए थे, जिसमें पहला सिद्धांत था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा सिद्धांत लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा सिद्धांत लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अफ्यूहन का सिद्धांत। मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जो कि जीन्स के लिए थे, और हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जीन्स के साथ साथ गुणसूत्र के ऊपर भी लागू होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुणसूत्र को जीन्स का वाहन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो 3 सिद्धांत दिए गए थे मेंडल के द्वारा, इन तीनों सिद्धांत के कोई ना कोई अपवाद बाद में निकल के आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो आपको भी पता है कि प्रभाविता के नियम के अगेंस्ट अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, जिसे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस कहते हो, एक तरीके से ये अपवाद है प्रभाविता के नियम के। मेंडल का जो दूसरा सिद्धांत था, पृथक्करण का नियम, उस सिद्धांत का कोई भी अपवाद निकल के नहीं आया। एक तरीके से आप उस सिद्धांत को यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। उस सिद्धांत का कोई भी अपवाद निकल के नहीं आया। लेकिन जो तीसरा सिद्धांत है, स्वतंत्र अफ्यूहन का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो सबसे ज्यादा विवादित सिद्धांत रहा है। उस तीसरे सिद्धांत के, स्वतंत्र अफ्यूहन के सिद्धांत के काफी सारे अनेक विवाद निकल के आए हैं, अनेक एग्जाम्पल्स निकल के आए हैं। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है जो कि है लिंकेज। तो समझते हैं कि लिंकेज क्या है। मेंडल क्या कहता है? मेंडल का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम, उसके अनुसार बताया गया है कि जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स, एक जीन दूसरे जीन की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। मतलब कि जीन्स का फ्लो पैराइटल सेल से डॉटर सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली होता है, किसी दूसरे जीन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन बेटसन और पुनेट ने देखा था कि कुछ ऐसे भी जीन्स पाए जा रहे हैं जहां पे एक जीन की प्रभाविता दूसरे जीन की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित हो रही है, जहां पे एक जीन की उपस्थिति दूसरे जीन की उपस्थिति को प्रभावित कर रहा है। इस तरीके से बेटसन व पुनेट ने लेथाइरस प्लांट के अंदर, किसने देखा था? बेटसन व पुनेट ने लेथाइरस प्लांट, बेटसन व पुनेट ने लेथाइरस के ऊपर देखा था कि 2 जीन्स जो गुणसूत्र पे पाए जा रहे हैं, उनमें स्वतंत्र अफ्यूहन की क्रिया नहीं हो रही है। इसके बाद बेटसन व पुनेट ने लेथाइरस में बताया कि 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अफ्यूहन की क्रिया नहीं दर्शा रहे हैं। ऐसे जीन जो एक साथ रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ऐसे जीन जो एक दूसरे से पृथक नहीं होते, ऐसे जीन जो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, उन जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। और इस क्रिया को, इस फिनोमिना को सहलग्नता कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको जीन्स का 2 अरेंजमेंट पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन क्या होता है एंड ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन से क्या मतलब है। तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन, अगर 2 प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जा रहे हैं, अगर 2 प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जा रहे हैं, when 2 dominant genes are present in same chromosome, तो उसे कहा जाता है सिस अरेंजमेंट। इसके विपरीत अगर हम बात करें ट्रांस अरेंजमेंट की, तो यहां क्या देखने को मिलेगा? यहां पे प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित ना होकर अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित पाए जाते हैं। ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन। व्हेन 2 डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम, इस प्रकार का जो व्यवस्था होगा, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा, उसे कहा जाता है ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन। हमने इसके बारे में क्यों बात की है? क्योंकि बेटसन व पुनेट ने आगे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको ध्यान में रखना है, बेटसन व पुनेट के द्वारा कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, कपलिंग व रिपल्सन थ्योरी, युग्मन व प्रतिकर्षण सिद्धांत, युग्मन व प्रतिकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? युग्मन व प्रतिकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था बेटसन व पुनेट के द्वारा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया।
तो उससे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट क्या है। जब दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे तो वो सिस अरेंजमेंट कहलाएगा, और जब दो प्रभावी जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे तो उसे ट्रांस अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं बेटसन व पुनेट के एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले उन्होंने कपलिंग एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे जो जीन्स लिए वो जीन्स सिस अरेंजमेंट के अंदर उपस्थित थे, मतलब दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जा रहे थे। आपको ध्यान में रखना है कि जो लिंकेज या संलग्नता होती है इसके द्वारा पैतृक लक्षणों की ही पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि जीन्स साथ साथ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पुनरावृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि 100% लिंकेज ही होता हो, क्योंकि अगर 100% लिंकेज होता तो जैसे माता पिता के लक्षण होते हैं वैसे ही आपको पुत्र पुत्री के लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशंस भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां पे लिंकेज के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको समझना है कि लिंकेज क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट की। बेटसन व पुनेट ने कपलिंग एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक पोलन वैरायटी ली, दो जनक लिए। पहला जनक ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी, आप इसको लिख सकते हो कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल एंड कैपिटल एल। और दूसरा जो जनक था रेड एंड राउंड पोलन वैरायटी, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, तो आप इसे लिख सकते हो स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो ब्लू पोलन वैरायटी है वो रेड पोलन वैरायटी के ऊपर डोमिनेंट है, एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी राउंड पोलन वैरायटी कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंट है। कैरेक्टर नहीं, सॉरी, आप इसे ट्रेट कहोगे कि कैरेक्टर का जो ट्रेट लॉन्ग पोलन वैरायटी है वो डोमिनेंट है राउंड पोलन वैरायटी के ऊपर, और इसी तरीके से जो ब्लू पोलन वैरायटी है वो डोमिनेंट है रेड पोलन वैरायटी ट्रेट के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जनक लिए पेरेंट्स। अब यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट है? सिस अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि जो दो डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल बी एंड कैपिटल एल एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है, तो यहाँ पे सिस अरेंजमेंट है। अच्छा, गैमेट्स बनाते हैं, तो इसका गैमेट बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल। क्रॉस करवाते, क्रॉस होगा और आपको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये आपको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब F1 पीढ़ी के अंदर लक्षण कौन सा प्रदर्शित होगा, फिनोटाइप कौन सा एक्सप्रेस होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट है तो ब्लू कैरेक्टर, ब्लू ट्रेट एक्सप्रेस होगा, एंड कैपिटल एल स्मॉल एल पे डोमिनेंट है तो जो लॉन्ग पोलन वैरायटी है वो एक्सप्रेस होगी, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी। आगे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है? हमेशा रिसेसिव जनक के साथ। जो अप्रभावी जनक होता है, अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाते हैं हम टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो टेस्ट क्रॉस करवाते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ। ये कैसा होगा? ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी। और ये कैसा होगा? स्मॉल बी रेड एंड राउंड पोलन वैरायटी, रेड एंड राउंड पोलन वैरायटी। ये हमने जनक लिए F2 पीढ़ी के, पेरेंट्स लिए। गैमेट्स बनाते हैं इसके, तो इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? पहला जो तरीका है वहां पे इसको तोड़ कर कुछ इस तरीके से लिखे, जैसे कि समझाता हूं आपको। देखिए, हमें गैमेट्स बनाने हैं कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल के। तो पहले एक कैरेक्टर के जितने ट्रेट है उसको लिख दीजिए। एक कैरेक्टर, उसके 2 ट्रेट है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, उसके सामने दूसरा जो कैरेक्टर है उसके जितने भी ट्रेट है वो लिख दीजिए। तो कैपिटल एल स्मॉल एल यहां आ गया और कैपिटल एल स्मॉल एल यहां आ गया। अब इसको पढ़िए, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। तो आपको कुल कितने गैमेट्स प्राप्त हो गए? 4 गैमेट्स प्राप्त हो गए। एक तरीका ये है गैमेट्स बनाने का। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली इसको देख के भी पता कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहां पे n क्या है? n मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस।
और हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है इसको देखो, तो इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2, 2 को 2 बार लिख देते हैं, टोटल कितने आ गए 4। तो ऐसे हमें इस फॉर्मूले से देख के भी पता चल सकता है कि कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनने वाले हैं 4, और आप इस फॉर्मूले से इस तरीके से निकाल भी सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट पता है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यहां पे 4 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल बी, कैपिटल एल एंड स्मॉल बी, स्मॉल एल। और इसका कितना गैमेट्स बनेगा, एक, स्मॉल बी, स्मॉल एल। क्रॉस करवाते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यहां आएगा कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। यहां हमें F2PD प्राप्त हो गई। अब जो F2PD के अंदर फिनोटाइप प्राप्त हुआ है, उस फिनोटाइप में हमें 4 प्रकार की संतति मिल रही है। पहली संतति कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। ये कैसी होगी, जहां कैपिटल बी है डोमिनेंट कैरेक्टर ब्लू कैरेक्टर शो होगा, एंड जहां कैपिटल एल है डोमिनेंट कैरेक्टर लॉन्ग पोलन वैरायटी एक्सप्रेस होगा। तो ये हो गया ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी। दूसरा संतति प्राप्त हो रही है कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल एल, स्मॉल एल। तो ये कैसी होगी, कैपिटल बी है ब्लू एंड राउंड पोलन वैरायटी। तीसरी संतति प्राप्त हो रही है स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल बी रेड और कैपिटल एल आ रहा है, तो यहां पे लॉन्ग पोलन वैरायटी, रेड एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी। एंड चौथी जो संतति प्राप्त हुई स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। तो यहां पे दोनों रिसेसिव कैरेक्टर रेड एंड राउंड पोलन वैरायटी। तो ये 4 संतति हमें प्राप्त हुई, जिसका फिनोटाइप हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो 100% संतति प्राप्त हुई उसमें जो रेशियो रहा वो कुछ इस तरीके से रहा कि जो पैराइटल कॉम्बिनेशन थे, पैराइटल कॉम्बिनेशन कौन से इसमें जनक हमने कैसे लिए थे, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी के, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वैरायटी। तो ये क्या है, पैराइटल कॉम्बिनेशन। ब्लू राउंड पोलन वैरायटी, क्या ब्लू राउंड हमने लिया था, नहीं लिया था, तो ये क्या है रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर शो हुआ है। तीसरा रेड लॉन्ग पोलन वैरायटी, क्या रेड लॉन्ग पोलन वैरायटी लिया था हमने, ऐसा भी कोई जनक हमने नहीं लिया था, तो ये भी क्या है रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। एंड चौथा रेड राउंड पोलन वैरायटी, हाँ बिल्कुल ऐसा जनक हमने लिया था, तो ये पैराइटल कॉम्बिनेशन है। तो देखने को क्या मिला कि जो संतति हमें प्राप्त हुई थी उसके अंदर कुछ संतति ऐसी थी जो पैराइटल कॉम्बिनेशन शो कर रही है, जबकि कुछ संतति ऐसी भी थी जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर शो कर रही है। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो जो रेशियो प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरीके से था 7:1:1:7। तो जो रेशियो प्राप्त हुआ वो रेशियो था 7:1:1:7। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस के अंदर जो रेशियो प्राप्त होता है वो होता है 1:1:1:1, जो कि मेंडल के अनुपात से भिन्न अनुपात प्राप्त हुआ। बेटसन और पुनेट ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने ये कहा कि जब 2 प्रभावी जीन, समझिएगा बात को, जब 2 प्रभावी जीन एक ही जनक से संतति में प्रवेश करते हैं तो वो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, मतलब संयुग्मन की क्रिया दर्शाते हैं, कपलिंग की क्रिया दर्शाते हैं। इस लक्षण को उन्होंने कपलिंग या संयुग्मन की क्रिया कहा। जब 2 कैरेक्टर, 2 प्रभावी लक्षण एक ही जनक से, एक ही गुणसूत्र से संतति में प्रवेश करते हैं तब वो साथ साथ रहने की क्रिया दर्शाते हैं। इस इफेक्ट को उन्होंने कपलिंग नाम दिया। बेटसन व पुनेट ने कपलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसे उन्होंने रिपल्सन एक्सपेरिमेंट नाम दिया। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट लिया था डोमिनेंट जीनों का वो सिस अरेंजमेंट नहीं था बल्कि वो ट्रांस अरेंजमेंट था। आपको याद होगा ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है, 2 प्रभावी जीन अलग अलग गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 2 जनक लिए। पहला जो जनक था वो ब्लू राउंड कैरेक्टर का था, ब्लू राउंड पोलन वैरायटी। एंड जो दूसरा जनक लिया उन्होंने
रेड लॉन्ग पॉलन वैरायटी का, रेड एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो कैपिटल बी, क्योंकि ब्लू कैरेक्टर रेड पे डोमिनेंट है। एंड राउंड पॉलन वैरायटी, डोमिनेंट कौन सा था? लॉन्ग पॉलन वैरायटी, तो आप इसको लिख सकते हो स्मॉल एल। एंड यहाँ पे स्मॉल बी कैपिटल एल। दो प्रभावी जीन, पहला प्रभावी जीन कैपिटल बी, दूसरा प्रभावी जीन कैपिटल एल, अलग अलग गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित है। तो अरेंजमेंट कौन सा हो गया? ट्रांस अरेंजमेंट। ये उन्होंने पेरेंट्स लिए, गैमेट्स बनाते हैं। इसका गैमेट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल। क्रॉस करवाते हैं F1PD, जो F1PD निकलेगी इन दोनों के क्रॉस से कैसी होगी? कैपिटल बी स्मॉल एल एंड कैपिटल एल। फिनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट है तो ब्लू कैरेक्टर, एंड कैपिटल एल स्मॉल एल पे डोमिनेंट है तो लॉन्ग पॉलन वैरायटी, ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी। F1PD प्राप्त हो गई। अब इस F1PD का जब हम F2PD निकालते हैं, जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, यहां पे टेस्ट क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका रिसेसिव ट्रेट के साथ स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ, ये जनक कैसा हो गया? ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी। और ये कैसा रहेगा? रेड एंड राउंड पॉलन वैरायटी। जब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स हो गए, गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? अगेन जैसे अभी हमने निकाला था, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। समझाया था, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हो। 4 गैमेट्स इनके प्राप्त होंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल एल, और इसका एक ही गैमेट प्राप्त होगा स्मॉल बी स्मॉल एल। क्रॉस करवाते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यहां संतति प्राप्त होगी कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल एल, यहाँ पे स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल। अगेन फिनोटाइप देखते हैं F2PD का। फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा? तो हमें यहाँ पे 4 प्रकार की संतति प्राप्त हो रही है। पहली है कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ये कैसा होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट और कैपिटल एल स्मॉल एल पे डोमिनेंट, तो ये प्राप्त हो जाएगा ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी। दूसरी संतति प्राप्त हो रही है कैपिटल बी स्मॉल एल, तो ये कैसी होगी? ब्लू एंड राउंड पॉलन वैरायटी। तीसरी संतति प्राप्त हुई स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ये कैसी रहेगी? क्योंकि स्मॉल बी है तो रेड थ्रेड एक्सप्रेस होगा, रेड एंड कैपिटल एल, इसकी वजह से लॉन्ग पॉलन वैरायटी। एंड चौथी जो संतति प्राप्त हो रही है वो है स्मॉल बी स्मॉल एल। ये कैसी रहेगी? रेड एंड राउंड पॉलन वैरायटी। अच्छा, अब जो संतति प्राप्त हुई उसके अंदर देखते हैं। पहला जो कैरेक्टर है ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी, क्या ऐसा हमने जनक लिया था? ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी, ब्लू एंड राउंड लिया था। तो ऐसा तो हमने कोई जनक नहीं लिया था, तो ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो संतति प्राप्त हुई उसका कैरेक्टर क्या है? ब्लू एंड राउंड पॉलन वैरायटी। क्या ऐसा जनक हमने लिया था? ब्लू एंड राउंड पॉलन वैरायटी लिया था, तो ये पैरेटल कैरेक्टर है। तीसरा रेड एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी, ये भी हमने लिया था, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। जबकि चौथा जो संतति प्राप्त हो रही है रेड एंड राउंड पॉलन वैरायटी, ऐसी कोई हमने जनक नहीं लिया था, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे? रिकॉम्बिनेट कैरेक्टर। और अगर हम बात करें इसके रेशियो की, तो इसका जो रेशियो प्राप्त होता था, पैरेंटल कॉम्बिनेशन की संख्या ज्यादा थी, प्राप्त 16 संतति में से 14 संतति पैरेटल कॉम्बिनेशन शो कर रहे थे और 2 संतति यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे। मतलब जो रेशियो निकला वो निकला 1:7:7:1, जो कि अगेन मेंडल के रेशियो से भिन्न थी। तो इस आधार पे बेटसन व पुनेट ने कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने कहा कि जब 2 प्रभावी जीन
कौन कौन से? कैपिटल बी और कैपिटल एल। जब दो प्रभावी जीन अलग अलग गुणसूत्र से संतति में प्रवेश करते हैं तो वे सदैव दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब दो प्रभावी जीन अलग अलग गुणसूत्रों से संतति में प्रवेश करते हैं तो वो सदैव पृथक पृथक रहने की कोशिश करते हैं। इस फिनोमिना को उन्होंने रिपल्सन या प्रतिकर्षण कहा। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर, चाहे वो सिस अरेंजमेंट के बेस पे हो, चाहे वो ट्रांस अरेंजमेंट, मतलब कि चाहे वो कपलिंग एक्सपेरिमेंट हो, चाहे रिपल्सन अरेंजमेंट, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि जो पैराइटल कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहे थे, पैराइटल कॉम्बिनेशन की मात्रा ज्यादा थी किसके कंपैरिजन में? रिकॉम्बिनेंट कंपैरिजन। कहने का मतलब यह है कि जो पैट्रिक लक्षण है वो सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, बट 100% नहीं होते। कुछ वेरिएशंस भी क्रिएट होते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट भी क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पे हम सहलग्नता की बात करें तो हम इस सेंस में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो पैराइटल कॉम्बिनेशन हमें एज इट इज देखने को मिल रहे हैं वो लिंक्ड की वजह से, वो सहलग्नता की वजह से, और ऐसे जीन सहलग्न जीन कहलाते हैं। बेटसन व पुनेट ने कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी दी थी, जो कि एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किए और उसका जो रेशियो था उसके बारे में हमने बात की। यहां तक की जो बातें थी वो बेटसन व पुनेट ने बताई थी, लेकिन इसके बाद में टीएच मॉर्गन ने बताया कि हम दोनों फिनोमेना को अलग अलग क्यों पढ़े, क्योंकि चाहे वो कपलिंग एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो रिपल्सन एक्सपेरिमेंट हो, क्या रहा था वहां पे आपको एक चीज कॉमन देखने को मिले कि दोनों के अंदर पैट्रिक संयोजन की मात्रा ज्यादा थी। मतलब कुछ ऐसे जीन्स थे जो सदैव साथ साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हम सहलग्न जीन कहते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने कपलिंग व रिपल्सन की जगह लिंकेज वर्ड को काम में लिया। उन्होंने कहा कि कपलिंग एंड रिपल्सन एक ही फिनोमिना के दो अलग अलग पहलू हैं। तो आप यूं समझ सकते हो कि लिंकेज बराबर कपलिंग प्लस रिपल्सन। जो अभी हमने अलग अलग स्टडी की थी, कपलिंग को अलग पढ़ा था, रिपल्सन को अलग पढ़ा था, टीएच मॉर्गन ने बताया कि ये एक ही फिनोमिना के दो अलग अलग पहलू है और उस फिनोमिना को नाम दिया उन्होंने लिंकेज, सहलग्नता। सहलग्नता अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप यूं कह सकते हो कि सहलग्नता के दौरान पैतृक संयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से बने रहते हैं। इसके अलावा आप यूं भी कह सकते हो कि सहलग्नता एक ऐसी क्रिया है जिसमें पैतृक संयोजन की मात्रा काफी अधिक होती है और रिकॉम्बिनेंट संयोजन बनने की, पुनर्योगज संयोजन बनने की फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है। इस क्रिया को सहलग्नता कहा जाता है। यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी हमने जो संतति प्राप्त की थी उसके अंदर पैराइटल कॉम्बिनेशन भी प्राप्त हो रहे थे और इसके साथ साथ रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन भी प्राप्त हो रहे थे। ऐसे कैरेक्टर जो पैराइटल कैरेक्टर है वो लिंकेज की वजह से एक्सप्रेस होते हैं और ऐसे कैरेक्टर जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सप्रेस होते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सप्रेस होते हैं। जनकीय संयोग प्राप्त होते हैं सहलग्नता की वजह से, जबकि पुनर्योगज संयोग प्राप्त होते हैं क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की वजह से। यदि एक ही गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जा रहे हैं तो वो सहलग्नता दर्शाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जा रहे हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर दर्शाएंगे। बात समझ में आई? हम ये कह रहे हैं कि अगर जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जा रहे हैं तब तो वो सहलग्नता दर्शाएंगे। ऐसी कंडीशन में पैराइटल कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस होगा, और अगर जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पे उपस्थित है तो उस कंडीशन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर होने पे आपको रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज दो प्रकार के होते हैं। सहलग्नता दो प्रकार की हो सकती है। पहला जिसे कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एंड दूसरा जो प्रकार है उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज हिंदी में जिसे कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता से मतलब क्या है? अगर ऐसा होता है कि पैतृक संयोजन हूबहू संतति के अंदर प्राप्त हो गए, जिसमें पैतृक संयोजन ही उत्पन्न होते रहते हैं, तो उस कंडीशन को कहा सकते हैं हम कंप्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलग्नता कि जो पैतृक संयोजन है पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वही प्राप्त हो रही है, कोई नया कॉम्बिनेशन, कोई नया वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे कहोगे कि पूर्ण सहलग्नता देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इसमें क्या होता है? पैतृक संयोजन के साथ साथ आपको रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे।
जहां पे पैतृक संयोजन के अलावा कुछ नए संयोग भी देखने को मिले, इस कंडीशन में जो सहलग्नता होगी उसे कहा जाता है अपूर्ण सहलग्नता, और ज्यादातर अपूर्ण सहलग्नता ही पाई जाती है। और अपूर्ण सहलग्नता के पैदा होने का जो कारण है वो है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय के कारण, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रोफेज अवस्था के दौरान होता है। अगर हम बात करें कंप्लीट लिंकेज की, तो ये केवल और केवल फल मक्खी ड्रोसोफिला के अंदर ही पाई जाती है। आपको मोस्टली इनकम्प्लीट लिंकेज ही देखने को मिलता है, अपूर्ण सहलग्नता ही देखने को मिलती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं। लिंकेज दो प्रकार के हैं, पहला कंप्लीट लिंकेज पूर्ण सहलग्नता, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज अपूर्ण सहलग्नता। कंप्लीट लिंकेज का मतलब जहां पे केवल और केवल पैतृक संयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते रहे, कोई नया वेरिएशंस प्राप्त नहीं होगा, कोई रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, उसे कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज किसे कहते हैं, जहां पे पैराइटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ पैराइटल कैरेक्टर के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होते हो, जहां नए नए संयोग भी बनते हो, वेरिएशंस क्रिएट होती हो, क्रॉसिंग ओवर होता हो, वहां पे इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज के बाद अब हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप किसे कहते हैं। सहलग्न समूह से आप क्या समझते हैं? तो सहलग्न समूह का मतलब क्या है, एक ही गुणसूत्र पे पाए जाने वाले जीन। क्या कह रहा हूं मैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन एक साथ मिलकर सहलग्न समूह का निर्माण करते हैं। एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी जीन्स हैं वो सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सहलग्न समूह का निर्माण करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स लिंकेज शो करेंगे, जबकि अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जितने भी जीन्स होंगे उन सबको सम्मिलित रूप से लिंकेज ग्रुप कहा जाता है, सहलग्न समूह कहा जाता है। यूकेरियोट्स कोशिकाओं के अंदर जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी हो सकती है, इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। जितने उसके अंदर एगुणित गुणसूत्र होंगे, जितने उसके अंदर एगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी, उतने ही नंबर ऑफ लिंक्ड ग्रुप की संख्या हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें पाइसम सेटाइवम की, मटर की, तो मटर के अंदर 2n कंडीशन में, डिप्लॉइड कंडीशन में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, एगुणित गुणसूत्रों में संख्या कितनी होगी, 7। तो 7 ऐसे गुणसूत्र जो एगुणित अवस्था में पाए जा रहे हैं, तो उन गुणसूत्रों पे पाए जाने वाले जो जीन्स होंगे उनमें सहलग्न समूह बनने की पॉसिबिलिटी भी कितने गुणसूत्रों में होगी, 7। तो सहलग्न समूहों की संख्या भी 7 होगी। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, फल मक्खी की, तो ड्रोसोफिला के अंदर 2n बराबर 8, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 8, एगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 4, तो लिंक्ड ग्रुप की संख्या कितनी हो सकती है, 4। अगर हम बात करें मक्के की अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, एगुणित अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या होती है 10, तो लिंक्ड समूहों की संख्या भी कितनी हो सकती है, 10। कहने का मतलब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जितने एगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है उतने ही सहलग्न समूहों की संख्या पाई जा सकती है। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सहलग्न समूहों की संख्या 1 होती है। ठीक है। इसके बाद एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब डिस्टेंस और लिंकेज के बीच हम रिलेशन देखेंगे, जब हम डिस्टेंस और लिंकेज के बीच रिलेशन देखेंगे कि एक गुणसूत्र पे दो जीन जिनके बीच की दूरी कम होगी, जिनके बीच की दूरी कम होगी तो सहलग्नता की दर भी अधिक होगी। लेकिन अगर दोनों जीन्स के बीच में दूरी का मान बढ़ेगा तो सहलग्नता की दर घट जाएगी। कहने का मतलब रिलेशन क्या निकल के आएगा कि जो लिंकेज है, लिंकेज रेसिप्रोकल होगा डिस्टेंस के, रेसिप्रोकल होगा डिस्टेंस के। दो सहलग्न जीन के बीच की दूरी जितनी कम होगी सहलग्नता की दर उतनी ही अधिक होगी, और दो जीन के बीच में दूरी बढ़ेगी तो सहलग्नता की दर घट जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा है लिंकेज, जिसे सहलग्नता कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।